अब मैं आपको ना एक वाकया बताता हूँ, आप सब जानते होंगे। जी ठीक है। जी मैं स्टार्ट करता हूँ। वाकया मैं आपको एक बताता हूँ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का। मेरे मुताबिक हार्डवर्क या मेहनत क्या है, ठीक है, मैं वो बताता हूँ। और इनका रिलेशन क्या है। मैंने काफ़ी जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे ये वाकया बता के मैंने मेहनत का बताया उनको। आप सब ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरे मुताबिक क्या है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आपने वो वाकया सुना होगा जब वो हजरत इस्माइल और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को एक ऐसी जगह पे छोड़ रहे थे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, जहां पे ना पानी था, ना खुराक थी, ना बंदा बशर था। अल मुख्तसर, हजरत इस्माइल को प्यास लगती है और हजरत हाजरा कभी सफ़ा के चक्कर लगाती हैं और कभी मरवा के चक्कर लगाती हैं, लेकिन पानी नहीं मिलता। ठीक है। अल मुख्तसर, हजरत इस्माइल अपनी एरिया जमीन पर मारते हैं। कुछ रिवायात में आता है रगड़ते हैं, कुछ रिवायात में आता है मारते हैं, तो पानी आ जाता है। और वो पानी भी क्या है, क्या नाम है उस पानी का? आबे जमजम। तो मेरे मुताबिक स्टूडेंट्स, मेरे मुताबिक वो एरिया मेहनत है और कामयाबी आबे जमजम है। बड़ी सिंपल डेफिनेशन की है मैंने कि वो एरिया मेहनत है और कामयाबी आबे जमजम है। और अगर मैं रिलेशन बताऊं ना, तो मैं दो लाइंस मैंने लिखी थी इसके ऊपर, और मैं रिलेशन आपको बताता हूँ कि इन दोनों का आपस में ताल्लुक क्या है, मेहनत और कामयाबी का। ताल्लुक ये है कि मेहनत को अपनी एरिया बना लो करके। मैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। एक बात याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ मेहनत नहीं होती कामयाबी के लिए। स्टेप आता है हार्ड वर्क, जो हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स स्टार्टिंग से ही हमें कहने लग जाते हैं कि मेहनत करो। और चौथा स्टेप कंसिस्टेंसी, उस हार्ड वर्क में, उस मेहनत में कंसिस्टेंसी। अगर ये चार स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो आप कामयाबी हासिल कर लेंगे। और अगर चारों में से कोई एक स्टेप लैग कर गया तो आप सक्सेस की तरफ नहीं जा सकते, और अगर जाएंगे भी तो बहुत ज्यादा ही स्लो जाएंगे। ठीक है। लास्ट स्टेप, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पीएच रूल? पीएच रूल क्या है? पीएच रूल एसिड बेस वाला नहीं होता। पीएच रूल होता है जो मैंने बनाया हुआ है एक जो मैं अपनी लाइफ में रखता हूं, और मैं स्टूडेंट्स को भी ये कहता हूं कि पीएच रूल को फॉलो करें। जी मैं यही बात करना चाह रहा हूं कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सक्सेस हासिल नहीं कर पाते। वो इस वजह से नहीं कर पाते कि वो इन चारों, वो मेहनत तो कर रहे होते हैं लेकिन उनका गोल डिफाइंड नहीं होता। वो मेहनत तो कर रहे होते हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती। इस तरह से तो मजदूर भी मेहनत करता है। ठीक है। मजदूर भी मेहनत करता है, तो लेकिन वो अपनी मेहनत को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ नहीं लेकर आता। ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन था पीएच रूल। आपको पता है जिंदगी जो है ना वो उतार चढ़ाव का नाम है। अप फेस भी आता है, डाउन फेस भी आता है। मेरे भी 5 साल की इस जर्नी में मेरा अप फेस भी आया है, मेरा डाउन फेस भी आया है। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे 5 साल ही सबसे बेस्ट नंबर आए हैं, मेरे नहीं। मेरे नंबर्स भी बहुत कटते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि मैं टॉप भी करता था क्लास को। टेस्ट में मैं टॉप भी करके, कभी कभी ऐसा होता था कि टेस्ट में मैं एवरेज मार्क्स स्कोर करता था। तो ये अप फेस भी होते हैं, ये डाउन फेसेस भी होते हैं। ठीक है। याद रखिएगा
जब आपकी जिंदगी का अप फेस चल रहा हो तो बी हम्बल, एच, बी हम्बल। और जब आपकी जिंदगी का डाउन फेस चल रहा हो तो बी पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि मायूसी गुनाह है। ठीक है, तो ये है पीएच रूल। आज की डिस्कशन में मैंने ये 5 क्वेश्चंस को वजाहत करना था, उसका आंसर मैंने करना था। उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी स्पीच में आई होगी, क्योंकि मैं कोई टिपिकल टॉपर नहीं रहा हूँ। मैं एफएससी मैंने टॉप नहीं किया, मैंने मैट्रिक टॉप नहीं किया। एफएससी के बाद मैंने कुछ गोल्स बनाए, उन गोल्स को फॉलो किया, उन गोल्स के साथ डिटरमिन रहा, फिर मैंने मेहनत स्टार्ट की। अन्य वाह, बगैर किसी गोल के मैंने मेहनत नहीं स्टार्ट की। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, और आप लोगों की जिंदगी में एज अ स्टूडेंट मोटिवेशन भी आई होगी, मुझे उम्मीद है। बाकी अब आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। एनीवन कोई क्वेश्चन करना चाहता है? हाँ ठीक हो गया मदन, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा एक पूरा सिनेरियो बताया है। जो स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे, आपके टीचर्स भी हैं। एक दो टीचर ने भी मुझे कहा था कि वो मेरा टीचर है, मैं उनसे सवाल करूँगी। डॉक्टर आयशा हैं, आपकी टीचर रही हैं पहले ना, तो उन्होंने कहा था कि मैंने भी ज्वाइन करना है। आई थिंक वो ज्वाइन किया था, अब है या नहीं इसका नहीं मुझे आइडिया। तो इसमें ये है कि मैं इस चीज़ में ऐड करूँगा, आपने या किसी भी चीज़ में मेहनत करनी है, ज़रूरी नहीं कि आपने पोजीशन के लिए मेहनत करनी है या आपने एक डिस्टिंक्शन के लिए मेहनत करनी है। जो बच्चा एग्ज़ाम में पास होता है वो भी ये एक गोल रख के ही मेहनत करता है कि मैंने पास होना है, अदरवाइज वो भी फेल हो जाता है। आपने सबसे पहले अपना एक गोल सेट कर लेना है, उसके बाद मेहनत करनी है। और इसमें ये चीज़ नहीं देखनी कि मेरे जो साथ वाले हैं वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कहेंगे, या वो क्या कर रहे हैं, वो क्या करेंगे। आपने जो सोचा हुआ है आपने वही करना है, और उसी को ही फॉलो करना है, और उसी के बाद ही कामयाबी मिलती है इंसान को। तो अभी जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं वो बारी बारी एक एक करके अपना माइक ऑन करते जाएं, या अगर आपने वो राइट डाउन करना है तो राइट डाउन करते जाएं। तो डॉक्टर मोहसन इसका आंसर करता जाए। जी डॉक्टर मोहसन, आपको। जी, सबसे पहले तो मैं ये मिनाहिल, वो पहले वाले का मैंने आंसर दे दिया। कुछ लोग मेहनत करते हैं लेकिन सक्सेस हासिल नहीं कर पाते, वो मैंने आपको बता दिया। हाउ विल वी मैनेज टाइम विद पार्ट टाइम जॉब्स? अच्छा, पार्ट टाइम जॉब के लिए कैसे मैनेज कर सकते हैं आप टाइम? इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो मैंने पहले क्वेश्चन में हम आपको बताया था, टाइम स्केजुलाइजेशन। ठीक है, मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा हुआ है, वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं एज अ टीचिंग। और मैंने भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैंने टीचिंग की भी है। यहाँ पर एक एकेडमी है, वहाँ पे मैं 4 to 7 जाता था। 3 बजे मुझे कॉलेज से ऑफ होता था, फिर उसके बाद 4 बजे घर आता था, और 4:15 तक मेरा लेक्चर होता था जो मैं डिलीवर करता था। तो 7:15 तक जो है ना, मैं वहाँ पे लेक्चर डिलीवर करता था। तो वो एक पार्ट टाइम जॉब भी होती थी मेरी। तो उसमें मैं फिर क्या करता था, मैं पहले से अपना स्केड्यूल तैयार करके बैठा होता था, और मैं मंथली स्केड्यूल तैयार करता था। और अपना स्केड्यूल ना इतना टाइट ना रखिएगा कि अगर वो फॉलो ना हो सके तो आप परेशानी में आ जाएं। आप देखें, अगर 7:15 बजे मैं घर पहुंचता था, तो खाना खुना खाकर उसके बाद मैं अपनी स्टडी रूम में जाता था, और सिर्फ 1 1 और 30 मिनट, 1.5 घंटा मैं अपनी स्टडी को देता था। मैंने आपको बताया, सिर्फ और सिर्फ मैं रेगुलर बेसिस पे लेक्चर रिव्यू करता था बस। मैंने रट्टे नहीं मारे। जो मैंने सुन के आया हूँ, जो मैं लेक्चर में सुन के आया हूँ, जो मैंने नोट किया हुआ है, उसको मैं किताब खोल के पढ़ता था। उसमें से जो मुझे अच्छा लगता था, जो मुझे कंसेप्चुअल लगता था, मैं उसको रिव्यू करता था। ठीक है,
तो टाइम बहुत इजीली मैनेज हो जाता है। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि मैंने कभी पार्ट टाइम जॉब नहीं की तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने पार्ट टाइम जॉब की हुई है। तो टाइम बहुत इजीली मैनेज हो जाता है। ठीक है, आप यकीन करें, आप सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटा अपनी स्टडी को दे देना और सिर्फ आप लेक्चर को सिर्फ रिव्यू करें, तो आपकी बहुत सी चीजें आसान हो जाती हैं। तो सारी गेम जो होती है ना, वो टाइम स्केड्यूल की होती है। माहम खान, व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स, इसके ऊपर मैं आता हूँ। व्हाट इन योर ओपिनियन यू सजेस्ट nowadays due to saturation how we can excel। आप सिंपली एक्सेल कर सकते हैं। एक्सेल कैसे कर सकते हैं? अपनी फील्ड में कंट्रीब्यूट करके, कुछ नया करके, कुछ नया करें, नया करते रहें। अब देखें, असेसमेंट असेसमेंट टेक्निक, मेरा पॉइंट पता क्या था कि मैं भी एक क्वेश्चन था कि मैं एक्सेल कैसे कर सकता हूं। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने असेसमेंट टेक्निक्स को पढ़ना शुरू कर दिया। हाफिज भाई की असेसमेंट टेक्निक कोई और होगी, ठीक है, डॉक्टर हाशिम है, उनकी असेसमेंट टेक्निक कुछ और है, डॉक्टर शाम की कुछ और है, डॉक्टर नजीर की कुछ और है, डॉक्टर अब्बास की कुछ और है। तो मैंने इन सबको देखा हुआ है, सिवाय हाफिज भाई के मैंने सबको असेस करते हुए देखा हुआ है। ठीक है, तो मैं कहता था कि मैं क्या कर सकता हूँ नया, मैं इस असेसमेंट में टू द पॉइंट असेस कैसे कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले अपने स्पेशल टेस्ट के ऊपर ग्रिप बना ली, जिसके ऊपर मैंने किताब भी लिख दी। ठीक है, जब वो वहां पे ग्रिप आ गई, तो मैंने क्या किया कि उन असेसमेंट जो टेस्ट थे, जो स्पेशल टेस्ट थे, उनको रेगुलर किताब लिखने से पहले मैं रेगुलर से रेगुलर रिवाइज करता गया। अब यकीन करें, उन असेसमेंट टेस्ट जब आप अप्लाई करते हैं ना, तो एकदम से आपका डायग्नोस बनता है, और जो डायग्नोस बनता है वो परफेक्ट डायग्नोस होता है। ट्रीटमेंट कोई भी कर लेगा। ट्रीटमेंट आप 3rd ईयर के बच्चे को दे दो ना पेशेंट के, यार इसको ट्रीट कर दे, नी ज्वाइंट का पेशेंट है, पेन बहुत ज्यादा हो रही है, पेन मैनेज कर दे, वो कर देगा। ठीक है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट वो कर लेगा। लेकिन आप क्या नया करोगे? आप क्या नया कर रहे हो? आप क्या, कौन सी चीज न्यू कर रहे हो? ठीक है, तो सैचुरेशन को, ये जो वर्ड आपने लिखा है ना सैचुरेशन, मुझे हाशिम भाई एक बात करते थे और अभी भी करते हैं कि तुमने अपनी जगह खुद बनानी है। ठीक है, इस सैचुरेशन वाले जो ये मुल्क है, ये हम सिर्फ हमारे लिए सैचुरेशन नहीं है, एमबीबीएस वाले भी फिर रहे हैं ऐसी। ठीक है, उनके पास भी जॉब्स नहीं है, सिर्फ फिजियोथेरेपी की जॉब नहीं है, वहां पे भी जॉब नहीं है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आपकी न्यू टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हो, न्यू असेसमेंट स्किल जो है ना वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कम वक्त में आप बहुत अच्छा डायग्नोस बना सकते हो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एज अ स्टूडेंट आप यही कर सकते हो कि आप न्यू चीजें और एक प्रोडक्टिव चीज आप इंट्रोड्यूस करवा लेते हो, बस। और इसके अलावा ये करेंगे तो एक्सेलेंस पाएंगे। आप देखें, फिजियोजेनिक्स इन फॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें फिजियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। अब फिजियो लेक्चर्स तो हर कोई दे रहा था, फिजियो लेक्चर्स हर कोई दे रहा था। ये एक्सरसाइज ये ऊपर कर दें, ये नीचे कर दें, एल्बो की एक्सरसाइज, कोर की एक्सरसाइज, पोस्टुरल करेक्शन एक्सरसाइजेस। ठीक है, YTWL क्या, ये हर कोई बता रहा था। इसमें नया न्यू चीज क्या है? न्यू चीज है न्यू टॉपिक्स, जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता। मैंने उसके ऊपर लेक्चर्स देना शुरू किए। अल्फ्रेडसन रेजिमेंट किसी ने नहीं बताया हुआ, हमारे दुश्मन गोरे बताते हैं, हमारे दुश्मन इंडिया वाले बताते हैं बस। ठीक है, कोई मैंने प्रॉपर टेक्निक से मॉडिफिकेशन से बताया हो। तो एक न्यू टॉपिक था, एक नई चीज की। ठीक है, जेंडास क्लासिफिकेशन के ऊपर किसी ने कुछ नहीं बताया, एक न्यू चीज की, जो अभी आ रहा है एक लेक्चर कुछ दिनों तक। सो प्रोडक्टिव करें, क्रिएटिविटी लाएं अपने अंदर, ये आप कर सकते हैं एक्सीलेंस के लिए। उसके बाद सर डीपीटी करते करते साइड, ये वैसे जैन इस क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं है, काइंडली अगर आप वॉइस वॉइस पे बता दें तो मेरे लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। हाउ मैनी आवर्स शुड वी स्टडी या गिव टू स्टडी डेली? अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
याद रखिएगा, स्टडी जो होती है ना वो टाइम टाइम डिपेंडेंट नहीं होती। ठीक है, आपकी स्टडी का पैटर्न कुछ और होगा, मेरी स्टडी का पैटर्न कुछ और होगा। ठीक है, मेरी स्टडी का पैटर्न ये था कि मैंने 1.5 से 2 घंटे या 2 से ढाई घंटे अपनी स्टडी को देने हैं, बस इससे ज्यादा नहीं मैंने देने। और उसमें मैं करता क्या था कि हर लेक्चर को रिव्यू करता था, हर लेक्चर को रिव्यू करके बुक से उसके कॉन्सेप्ट उठाता था बस। ठीक है, तो फोर्स पोस्ट स्टडी, मेरे हिसाब से मैं उसको डिफाइन करता हूं कि आप एक टॉपिक पढ़ो, चाहे वो 15 मिनट पढ़ो, चाहे वो 40 मिनट पढ़ो, लेकिन आप इस तरीके से पढ़ो कि जब अगले दिन आपके कॉलेज का प्रिंसिपल भी आके उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन कर दे तो आप उसको आंसर कर दो। ये होती है स्टडी। ठीक है, में कर लेते हो। ठीक है, तो ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। मैंने आपको बताया मैं 2.5 घंटे सिर्फ देता था, मैंने एवरी बुक यानी कि हर किताब मैंने उसको रिव्यू करना होता था, और अगले दिन जो लेक्चर में जो क्वेश्चन होते थे उसका आंसर कर देता था। ठीक है, कुछ बच्चों का होता है कि वो 3 से 4 घंटे लगाते हैं, लेकिन वो करते क्या है, वो रिव्यू नहीं करते, वो रट्टा मारने लग जाते हैं। और ये एफएससी नहीं है, यहाँ पे रट्टा नहीं चलता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, तो आप ये ना पूछा करें कि ये कितने घंटे चाहिए आपको स्टडी के लिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्या पता आप बहुत ज्यादा कैपेबल हो, जो दूसरे लोग 1 घंटे में तैयार। नूर फार्माकोलॉजी फार्माकोलॉजी की होती है लिपन कोट। ठीक है, मैंने लिपन कोट सारी पढ़ी थी। कोई एक बुक उठाओ रिकमेंडेड और उसको पढ़ो। ठीक है, आप अब ये नहीं बात है कि आप लिपन लिपन कोड ही उठा लो, क्यों? क्योंकि मोहसिन भाई ने उठाई थी, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको किसी और रिकमेंडेड, मैं कह रहा हूँ रिकमेंडेड बुक से समझ आ रही है, ठीक है, वो उसका कंटेंट आपको जल्दी पिकअप हो जाता है, आप पिक कर लेते हो, तो आप उससे पढ़ो। अगर आपने डिस्टिंक्शन लेनी है फार्माकोलॉजी, इसी तरह पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी की बुक रॉबिन्स पढ़ो। ठीक है, रॉबिन्स। अब इससे क्या होता है, मैं ये नहीं कहता कि आप जो है ना वो, मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप शॉर्ट बुक्स की तरफ जाओ, रिकमेंडेड बुक्स पढ़ो, उससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना, तो आपको अगर एग्जामिनर यहाँ से कान खींच के क्वेश्चन कर ले, यहाँ से कान खींच के क्वेश्चन कर ले, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आंसर दे देते हो। ठीक है, आपको अगर एक ड्रग की फार्मेकोकाइनेटिक फार्मेकोडायनेमिक पता है, ठीक है, अगर आपको किसी भी डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी पता है, ठीक है, तो आप रट्टा रट्टा मारे बगैर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप उसको आंसर कर देते हो। और मैंने 5 साल, देखो मैंने 5 साल रट्टा नहीं मारा। ठीक है, मुझे बुक्स की लाइंस आप पूछ लो ना, मुझे बुक्स की लाइंस नहीं आती होंगी, यानी कि मैं रट्टा नहीं मारता था। मैंने बुक को एक दफा रिव्यू करना है। ठीक है, उसमें से जो कंटेंट मेरे मतलब का है, मेरे जो मुझे कॉन्सेप्ट मिलता है जिससे, वो मैंने उठाना है, उठाकर मैंने अपने पास लिख लेना है। जो साइड पे जो स्टिकी नोट्स होते हैं ना, वो मैंने वहां पे लिख लेना है। फिर एंड पे जाके, एट द एंड प्रूफ में, मैं क्या करता था, सिर्फ और सिर्फ उन स्टिकी नोट्स को मैं पढ़ता था। ठीक है, पूरा साल मैंने किताब तो एक दफा रिव्यू की हुई है, यानी कि आपके एमसीक्यू क्लियर हो जाएंगे वहां से, उसके बाद मैं जाके स्टिकी नोट्स पढ़ता था। तो आप इस तरह से डिस्टिंक्शन हासिल कर सकते हो। मेरी पैथोलॉजी में डिस्टिंक्शन थी, फार्माकोलॉजी में मेरी डिस्टिंक्शन 1 मार्क्स से रही थी, मेरे 84 मार्क्स थे। वो एक नंबर मुझे पता है मेरे एमसीक्यू में कटा था। ठीक है, और मैंने 2 एमसीक्यू गलत किए थे। ठीक है, तो ये क्यों, मैंने सिर्फ और सिर्फ मैंने पढ़ी लिपि थी। तो वो मैं बताने का मकसद ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट लेने हैं। फिर तो आप बच्चे, ये बात नहीं होती। मैं, देखें,
आपको ये पूरा का पूरा सेशन मैंने क्यों बताया है? मेरे 909 नंबर थे एफएससी में। मैंने एमबीबीएस के लिए अप्लाई तक नहीं किया था। ठीक है। एक चीज होती है स्मार्ट स्टडी। अभी पिछले दिनों मैंने फिजियो टॉक, आप लोग सबको पता ही होगा, फिजियो टॉक का एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया। वहां पे यूएचएस के पोजीशन होल्डर्स थे, उनका मैं इंटरव्यू करता हूँ। ठीक है। तो वहां पे अभी कल परसों मैंने रिलीज किया है डॉक्टर बुरहान का, हाफिज अल्पर सीरीज के वो इंस्ट्रक्टर भी हैं। ये देखें हाफिज अल्पर सीरीज कहाँ कहाँ काम कर रही है, माशाल्लाह। तो डॉक्टर बुरहान का मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि हम स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए स्टूडेंट को। मैं उन्हीं की बात कोट करूंगा आपको। और मैंने भी की स्मार्ट स्टडी थी। देखो मैं स्टार्टिंग से अब तक मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि मैंने सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स रिव्यू करता था रेगुलर घर आके। और हफ्ते के बाद मैं सारा की तरह जो हफ्ते का मवाद था उसको मैं रिवाइज कर लेता था बस। स्टडी को मुश्किल ना बनाएं। ठीक है। जब आप मुश्किल बनाएंगे ना तो यहां पर प्रेशर डलेगा। और थ्री इडियट्स में क्या कहा है आमिर खान ने, यहाँ पे प्रेशर नहीं लेना। ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आप लोग कॉलेज में सुनते होगे ना कि वो कपल, एक कॉलेज में होते हैं कपल, हाफिज भाई कॉलेज में भी होते हैं कपल। और एक ना इंसान के अंदर भी एक कपल होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कौन सा कपल होता है, मैं आपको बताता हूँ। वो होता है ब्रेन और हार्ट। वो एज अ कपलिंग एक्ट कर रहा होता है। क्यों? एक शादीशुदा जोड़े को आप देखते हो, वो अपनी जिंदगी के फैसले जब करते हैं ना, ठीक है, ये थोड़ी सी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात है, लेकिन समझाने के लिए बड़े परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक शादीशुदा जोड़े को जब आप देखते हो ना, तो जब एक औरत फैसला करती है और मर्द उस पर राजी नहीं ना होता, तो वो फैसला उल्ट हो जाता है। ठीक है। और जब एक मर्द राजी होता है, औरत राजी नहीं होती, तब भी फैसला उल्ट हो जाता है। यानी कि एक फैसला करने के लिए दोनों का एक पॉइंट पे होना जरूरी है, जैसे हमारी हुकूमत का और फौज का होना जरूरी है एक पॉइंट पे। यहाँ तो पे फैसले उल्टे हो जाने अभी। ठीक है। तो बात ये है कि जब आप स्टडी कर रहे हो ना, तो आपका माइंड और आपका हार्ट दोनों सेंस में होना, और दोनों जो है ना वो एक्टिवेट होना लाजमी है। एक कहता है ना दिल कर रहा है ये कर लूं, लेकिन दिमाग कहता है ये नहीं करना, तो वो उस वक्त नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो मैं एक बात ये करता होता हूँ। तो ये मेरी थ्योरी है। गलत भी कर सकते हो यार आप, कोई ऐसा मसला नहीं है। गलत भी हो सकती है, ये मेरी थ्योरी है। मैं 5 साल इसी तरह मैं करता आया हूँ अपनी स्टडी को लेकर। सर आपकी बुक कहाँ से मिलेगी? बुक जो है ना वो मेरी मिल सकती है। फिजियोजेनिक्स इन्फॉर्म का मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है। ठीक है। वहां पे आप मैसेज कर लें तो आपको वो बुक प्रोवाइड कर दी जाएगी। माइक्रोपैथोलॉजी कैसे याद करें? माइक्रोपैथोलॉजी याद करने के लिए ना, अब मैंने जो 4 स्टेप आपको वो बताए थे ना, आप अगर उसी को फॉलो करें। अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। पैथोलॉजी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, एक दफा रिव्यू किया, स्टिकी नोट्स में वो लिख लें। हर डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी पूछते हैं ना, उसी से रिलेट आपको क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू भी उसी से रिलेट बनते हैं। ठीक है। उसकी फिर इन्वेस्टिगेशंस पूछ लेते हैं, ऐसी है ना। ठीक है। आपको यानी कि पेपर पैटर्न भी पता है। और अगर नहीं भी पता है तो हमारे भी सीनियर हाफिज अल्पर सीरीज में हाफिज भाई एट द एंड ऑफ द डे वो पेपर पैटर्न भी बता देते हैं, ऐसे ही है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपको पैथोफिजियोलॉजी से रिलेट, अब यानी कि स्मार्ट स्टडी यहाँ पे क्या होगी, आपने हर डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी स्टिकी नोट्स में लिख लेनी है। ठीक है। एक दफा पढ़ना है, उसको अपने वर्डिंग में क्रिएटिव राइटिंग में लिख लेनी है। ठीक है। उसके बाद कोई डायग्राम उससे रिलेट हो तो वो याद कर लेनी है। ठीक है। फिर उसके अलावा उसकी इन्वेस्टिगेशंस पढ़ लेनी है, वो एक स्टिकी नोट पे लिख लेनी है। तो अब फिर आपने क्या करना है, हफ्ते बाद उसी को रिवाइज करते रहें। जितना पैथोलॉजी का आपने हफ्ते में पढ़ा है, आपने रिव्यू तो किया होगा, हफ्ते बाद उसी को रिवाइज कर लेना है। ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी पैथोफिजियोलॉजी इन्वेस्टिगेशन फिंगर टिप्स पे आ जाएगी। और जब आपकी ये चीजें फिंगर टिप्स पे आ जाती हैं ना, तो आप वाइवा में भी क्लियर कर जाते हो, और एग्जाम जो रिटर्न होता है उसमें भी आप क्लियर कर देते हो।
अच्छा, अब आता हूं मैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। डॉक्टर माहम ने पूछा था फ्यूचर गोल्स क्या हैं। अभी तो फ्यूचर ये गोल है कि फ्यूचर वैसे गोल मेरे हैं बाहर जाने के, इंशाल्लाह। बाहर जाके स्पेशलाइजेशन और वहां पे सेटल होने के हैं। ठीक है, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली बाहर चली गई है। ठीक है, तो मैं अकेला यहाँ पे डरता हूँ। मैं क्या, यानी कि कर नहीं सकता कुछ। तो मेरा भी यही गोल है कि मैं बाहर जाऊं। और अभी के लिए गोल, जब तक मैं बाहर नहीं जाता, तो मेरा यही गोल है कि राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज में मुझे एज अ डेमो अपॉइंट किया जाएगा। तो वहाँ पे जॉब करेंगे और इवनिंग टाइम कोई क्लिनिक करेंगे। लेकिन आपने घबराना नहीं है। फिजियो लेक्चर्स फिजियोजेनिक्स इन्फॉर्म के थ्रू आपको मिलते रहेंगे और फिजियो टॉक भी ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है। और एनी क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन किसी का हो। डिड यू फॉलो एनी यूट्यूब लेक्चर? नहीं, मैं किसी लेक्चर, यानी कि ये नहीं मैं कह सकता कि मैं किसी लेक्चरर को फॉलो करता था। मैंने कभी किसी चैनल को नहीं देखा। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बेस्ट लेक्चरर होते हैं ना, वो आपके अपने कॉलेज के ही होते हैं। ठीक है। अब एक चीज आपको क्यों क्यों वो होते हैं, क्योंकि उन लेक्चरर को पता होता है कि ये बच्चा किस कैलिबर का है, इसको किस तरह से बढ़ाना है मैंने। ठीक है। तो एक तो रिकमेंडेड बुक्स और एक लेक्चर मैं ध्यान से सुनता था। मैंने कभी कोई लेक्चर बंक नहीं किया है, ये 5 साल है हिस्ट्री में। ठीक है, ये कोड रहा है मेरा कि मैंने कोई लेक्चर बंक नहीं किया। मैं लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से सुनता था, लिखता था। ठीक है। और अगर मैं आपको एक और बात बता दूं, तो आप लोग कहोगे मुझे पागल, लेकिन वो ये पॉइंट था मेरा कि मैं जो लेक्चर, अगर मुझे पता होता था ना, मुझे पता चल जाता था कि कल सर ने ये पढ़ाना है, तो मैं पिछले दिन उस एक टॉपिक को, एक शॉर्ट टॉपिक को, एक शॉर्ट समरी को, उस टॉपिक की समरी को मैं रिव्यू कर जाता था। ठीक है, बस ये मेरा काम होता था। सारा मेरा 5 साल, जो मेरे 5 साल मैंने पोजीशंस ली है ना, वो रिव्यू की बेस पे, यानी कि मैं 5 साल सिर्फ और सिर्फ टॉपिक्स को रिव्यू करता रहा हूँ, रिवाइज करता रहा हूँ, रिव्यू करता रहा हूँ, रिवाइज करता रहा हूँ, रिव्यू करता रहा हूँ, कंसेप्ट लेता रहा हूँ, बस इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, मोहसिन भाई, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन। जैद। जैसे जी जी। आपने पहले बात की थी, कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे आप कि एज अ स्टूडेंट आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है, या एज अ टीचर, या वट एवर। अगर अभी आपने बात की कि आप फॉरेन चले जाएंगे, वहां पे फिजियोथेरेपी को कंटिन्यू करेंगे, आपकी कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के लिए क्या रह जाएगी, और आपकी कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट को और उनकी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए फिर क्या रह जाएगी जब आप फॉरेन मुल्क कर जाएंगे, या उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे बड़ी जो चीज मुझे लगता है जो शायद कंट्रीब्यूट की गई है मेरी तरफ से, वो इजी वे ऑफ फिजिकल असेसमेंट जो बुक है, एज अ स्टूडेंट मैंने वो कंट्रीब्यूट की है। दूसरी बात, फिजियो लेक्चर्स के थ्रू शायद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं। ठीक है। और तीसरी बात, मैंने वहां पे जाना है स्पेशलाइजेशन करने के लिए। मैंने ये नहीं कहा कि मैं अपनी कंट्री को सर्व नहीं करूंगा, मैं यानी कि फिजियोथेरेपी को सर्व नहीं करूंगा। आपको बाहर जाना चाहिए। आपने अगर ग्रेजुएशन यहाँ पे कर ली है, आपने ये इन्वायरमेंट देख लिया है, तो आपको बाहर के इन्वायरमेंट को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। ठीक है। तो बाहर मैंने स्पेशलाइजेशन के लिए जाना है, और मेरे फ्यूचर प्लान्स जो होंगे वो अभी तो काफ़ी दूर हैं, वो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं। वो इंशाल्लाह 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 पाकिस्तान में, पाकिस्तान में तो नहीं, अगर मैं लाहौर की बात करूं, क्योंकि मुझे पूरे पाकिस्तान का तो पता नहीं, खैर लाहौर में एक ऐसा क्लिनिकल सेटअप मैं तैयार करूंगा इंशाल्लाह इन फ्यूचर, कि जो अप टू द मार्क होगा, और जो पीडियाट्रिक जेरियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी थेरेपी के लिए जो है ना, हम डिज़ाइन करेंगे उसको। तो उसके लिए तो अभी काफ़ी टाइम है। ठीक है। और एज अ स्टूडेंट जितना मैंने कंट्रीब्यूट करना था उतना शायद नहीं किया मैंने, लेकिन
मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैंने कंट्रीब्यूट ही नहीं किया, थोड़ा बहुत तो किया होगा। तो आगे भी करता रहूंगा, और हम सब करते रहेंगे, सिर्फ मैं नहीं, हाफिज भाई भी करते रहेंगे। हाफिज भाई की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है हाफिज अल्पर सीरीज। ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूशन है उनकी, जिससे जो यूएचएस के काफी नहीं, यूएचएस से बाहर भी जो यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, वो भी फायदा हासिल कर रही हैं। ठीक है, तो हाफिज भाई को देखते देखते एक फिजियोजेनिक्स फॉर्म मैंने स्टार्ट कर दिया था, और एक फिजियो टॉक का एक चैनल जो है ना, वो एक ऐसे फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है कि किसी भी यूएचएस के पोजीशन होल्डर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो ये भी इटसेल्फ एक कंट्रीब्यूशन है फील्ड को फील्ड को ऊपर लाने के लिए। ठीक है, तो ये मेरी सारी कंट्रीब्यूशन इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेंगी। अच्छा, एक है सर्जरी का, सुना है पेपर ट्रिकी आता है। ट्रिकी से मुराद ये आता है कि उसमें ना सिनेरियोस बहुत ज्यादा आते हैं। हाफिज भाई जानते होंगे, वो एमबीबीएस की है। ठीक है, उसमें ना सर्जरी के सिनेरियोस लिखे हुए हैं, तो आप काइंडली वो फॉलो करें। यानी कि आप अपनी बुक तो रिकमेंडेड फॉलो करें, लेकिन सिनेरियोस के लिए वो फॉलो करें, तो आपका जो है ना वो सर्जरी का पेपर बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि जितने सिनेरियोस आपकी आंखों से गुजरेंगे, इसी तरह पास पेपर हाफिज अल्पर सीरीज से ले लें। ठीक है, वो देते हैं पास पेपर्स, तो वो भी जो है ना उससे भी हेल्प हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो मैंने यही किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरी में डिस्टिंक्शन मैंने सिक्योर कर ली थी। सिर्फ और सिर्फ सिनेरियोस देखता रहता था और उसको डायग्नोज करता रहता था। सर आपकी बुक कौन सी है? बुक मेरी है स्पेशल टेस्ट के ऊपर, इजी वे ऑफ फिजियो असेसमेंट। उसमें मैंने जितने भी स्पेशल टेस्ट जो इम्पोर्टेंट है, कंडीशन बेस्ड, उनकी सेंसिटिविटी, उनकी स्पेसिफिसिटी लिख कर आगे मैंने जो है ना उसमें जो है ना वो कंट्रीब्यूट किया है। एक एक शॉर्ट सा कंट्रीब्यूशन है, इतना कोई बड़ा नहीं है, लेकिन है। वो लोग बच्चे ले रहे हैं और अच्छी जा रही अभी है। डॉक्टर मोहसिन हमारे यस पास सर। लास्ट 6 मिनट्स हैं। तो एक स्टूडेंट था कॉर्नेलस, वो कुछ पूछना चाह रहा था। जी जी अपना जी जी। अपना माइक ऑन कर लो। कॉर्नेलस अपना माइक ऑन कर लो और पूछ लो जो पूछना चाहते हो। उसने 2-3 बार हाथ खड़ा किया था, तो अब अच्छा सॉरी, मैं देख हाँ, नहीं सका। चले कोई बात नहीं। और और उसके अलावा सर की जो बुक है, या इनका जो जो प्लेटफॉर्म है, वो हाफिज अरफर सीरीज के पेज के ऊपर इस पोस्ट में वो शेयर कर दिया जाएगा। आप वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हैं सर से। और अगर किसी को कांटेक्ट नंबर चाहिए होगा सर का, तो वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। अच्छा तो हाफिज उसमें भाई, इशू नहीं। ये कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। जी जी, करें करें। सर्जरी के लिए कौन सी बुक है वो बता दें। एडम्स है, ठीक है, जो मैंने यूज की थी, और डॉगर से मैंने पढ़ा था। और आपके टीचर्स कैसे हैं? बहुत अच्छे थे, और सिलेबस भी मेरा कंप्लीट हो जाता था। ठीक है, मेरे टीचर्स जो हैं वो हाफिज भाई के भी टीचर्स हैं मेरे ख्याल से। डॉक्टर अब्बास आपके भी हैं, डॉक्टर अब्बास बहुत अच्छे प्रोफेसर भी हैं। डॉक्टर नज़ीर बहुत हम्बल हैं। डॉक्टर एहतशाम बहुत अच्छे हैं। फाइनल ईयर के बारे में प्लीज एडवाइस करते हैं। फाइनल ईयर को आप अगर टाइमली नहीं लेके चलेंगे तो ये बहुत ज़्यादा तंग करेगी, क्योंकि फाइनल ईयर में सिलेबस पहाड़ होता है। सेकेंड ईयर का सिलेबस देखा था, उससे ज़्यादा होता है। उसके साथ ही साथ आपकी रिसर्च ऐड हो जाती है। ठीक है, तो आपने टाइमली रिसर्च भी कंप्लीट करनी है, और आपने टाइमली अपना जो है ना वो सिलेबस भी कंप्लीट करना है। सो बुक्स बहुत ज़्यादा हैं। स्मार्ट स्टडी जब तक आप नहीं करेंगे, फाइनल ईयर आपके लिए मुश्किल बनती जाएगी। और अगर लेक्चर्स मिले ही ना तो कैसे? विदाउट यूट्यूब और गूगल के बगैर आप कर सकते हो। मैंने आपसे कहा है कि आपके जो टीचर्स होते हैं ना, वही बेस्ट लेक्चरर्स होते हैं आपके। कोई क्यूरी है उनके पास जाओ। अगर कोई सीनियर आपको जो है ना वो ऐसा लग रहा है कि वो आपको गाइड कर सकता है बहुत अच्छा, तो उसके पास जाओ। यूट्यूब पे लेक्चर लो, लेकिन यूट्यूब पे ये ना हो कि यानी कि टोटल डिपेंडेंसी यूट्यूब के लेक्चर्स पे ना करें। ठीक है, तो ये मेरा आपको एडवाइस है कि अपने जो टीचर्स हैं उनसे राब्ता लाजमी करें। हाउ टू मैनेज रिसर्च सब्जेक्ट विद अदर सब्जेक्ट।
ये आप जो रिसर्च होती है ना, एक तो आपका प्रैक्टिकल होता है, एक आपकी थियोरेटिकल जो आपका उसके लिए आता है, पेपर के लिए आता है। जो पेपर वाला होता है वो इजी होता है, ठीक है। लेकिन जो आपकी प्रैक्टिकल होती है वो थोड़ी टफ होती है अगर आपने एक्सपेरिमेंटल ले ली है, ठीक है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, मेरी भी एक्सपेरिमेंटल थी। तो जितना आप टाइमली मैनेज करेंगे चीज़ों को, ठीक है। हमें ना एक टाइम दे दिया जाता था कि इस टाइम फ्रेम में आपने साइनॉप्सिस सबमिट करना है, यहाँ पे आपकी साइनॉप्सिस डिफेंस होगा, इस टाइम फ्रेम में आपने थीसिस करना है। तो 6 मंथ में हमारा ये काम हो चुका था, सबमिट भी करा दिया था, थीसिस अप्रूव भी हो चुका था। सो जब आप टाइमली मैनेज करेंगे तो आपका हर सब्जेक्ट मैनेज हो जाएगा, और स्मार्ट स्टडी के साथ चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई करना चाहता हूँ। मेडिसिन के लिए बता दें, मेडिसिन के लिए डेविडसन भी है एक बुक, एक इनाम दानिश है, लेकिन मैं रिकमेंड आपको करूंगा इनाम दानिश। वो बहुत अच्छी बुक है, उससे पेपर भी आता है और उससे आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ साइन और सिम्टम्स देखने हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन देखनी है और उसकी ट्रीटमेंट देखनी होती है हर डिजीज की। सर्जरी के लिए है गाइड टू यूएचएस। जी। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो, फिर मैं एंड नोट स्टार्ट करता हूँ, अपने 2 मिनट्स रह गए। काइंडली अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो। पेपर प्रेजेंटेशन में अगर हाफिज भाई कभी फिजिकली मुझे बुलाएं, ठीक है, किसी एक प्लेटफॉर्म में, जो कि मैं मना तो नहीं करूंगा, जी तो जी, फिर मैं बुलाएंगे आपको बुलाएंगे लाजमी इंशाल्लाह ताला। बताऊंगा। इंशाल्लाह बुलाएंगे फिर मैं इसमें। आपको लाजमी बताऊंगा कि पेपर प्रेजेंटेशन में कैसे करता था और कैसे करनी चाहिए। अभी चूंकि वो लाइव चल रहा है, तो और मेरे पास कोई पेन भी नहीं है और ना कोई रजिस्टर है, तो मैं बता नहीं सकता। न्यूरो के लिए थोड़ा सा बता दें। न्यूरो रिहैब के लिए आपकी एक बुक होती है ओ सुलेमान, ठीक है, आप उसको फॉलो करें। और अगर वो नहीं है तो डॉक्टर नज़ीर के अगर लेक्चर्स आपको मिल जाए ना कहीं से, ठीक है, क्योंकि वो खुद भी न्यूरो स्पेशलिस्ट हैं, तो उनके लेक्चर्स बहुत अच्छे होते हैं। अगर वो कर लेते हैं तो ओ सुलेमान आपकी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो न्यूरो के लिए यही है कि आप तो या तो ओ सुलेमान पढ़ लें, अगर वो नहीं तो आपके अगर लेक्चरार के जो लेक्चर्स हैं, जो स्लाइड्स हैं, अगर वो मिल जाएं तो वो भी बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि वो भी ओ सुलेमान से होती हैं और आप ओ सुलेमान पूरी नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये एक चीज़ होती है। बुक फॉर डीडी वो हाफिज भाई बता देंगे आपको, वो एक ही बुक होती है, उसकी कोई शॉर्ट बुक नहीं है। ऐसी है ना हाफिज भाई, वो एक ही बुक होती है जी जी। क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग की भी, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बुक है। वो बहुत अच्छी बुक है। वो आपकी ना, अगर आपने देना है यूएसएमएलई, सॉरी यूएसएमएलई कह रहा हूँ, एनपीटीई देना है अमेरिका का टेस्ट, तो आप वो यूज कर सकते हैं। अच्छा, 1 मिनट से भी कम रह गया। जैन आप बायोकेमिस्ट्री का पूछ रहे हैं, तो बायोकेमिस्ट्री आपने रिएक्शंस, मैं जो करता था मैं रजिस्टर पे लिख लेता था, तो उसी को रिवाइज करता रहता था, ठीक है। तो आपने भी यही करना है बायोकेमिस्ट्री के लिए। लिपिन कोट भी होती है और सत्या नारायण भी होती है। जोन सी बुक आपको अच्छी लगे, वैसे मैं लिपिन कोट ही मैंने पूरी पढ़ी है, मेटाबॉलिज्म के लिए भी और केमिस्ट्री के लिए भी। प्रोफेशनल प्रैक्टिस की बुक जो है ना, वो